नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एफएस न्यूज 91, जहां हर सुबह मिलते हैं उत्तर प्रदेश की 50 सबसे बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन भाई, वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक कर दो और चैनल एफएस न्यूज 91 को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ खबरें नहीं, सच बोलता है दम। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की फटाफट 50 बड़ी खबरें। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं को पहले 24 घंटे में जन्म खुराक टीके देने की नई पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हलाल प्रमाणित उत्पादों पर बिक्री पर सख्ती की घोषणा करते हुए कहा कि उन उत्पादों से मिले लाभ का इस्तेमाल कथित तौर पर आतंकवाद और धार्मिक रूपांतरणों में हो रहा था। सरकार ने दिवाली से पहले लगभग 14.82 लाख सरकारी कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा की है। हर कर्मचारी को लगभग 6,908 रुपए तक का भुगतान मिलेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने युवतियों को लाइव इन रिलेशनशिप से दूर रहने की सलाह दी है और कहा है कि यह सामाजिक और पारिवारिक चुनौतियों को जन्म दे सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक और सामाजिक तनाव की रिपोर्ट है। खासतौर पर आलम मोहम्मद स्लोगन को लेकर कई मामलों में पुलिस कार्रवाई हो रही है, जहां यह दावा किया गया है कि धार्मिक विवाद को लेकर स्थिति बिगड़ रही है। राज्य सरकार ने विशेष रासायनिक जैव रेडियोलॉजिकल आपदाओं से निपटने के लिए नया फायर यूनिट सिस्टम बनाने का आदेश दिया है। हाई राइज बिल्डिंग्स और एक्सप्रेसवे पर हर 100 किलोमीटर पर मिनी फायर स्टेशन भी खुलेंगे। त्योहारी सीजन में खाद्य मिलावट रोकने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया। लगभग 8 करोड़ से अधिक कीमत के मिलावटी उत्पाद जब्त व नष्ट किए गए। सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस घोषित किया गया। लगभग 14.82 लाख कर्मचारियों को प्रति व्यक्ति लगभग 6,908 रुपए तक का बोनस मिलेगा। इन्वेस्ट यूपी ने देश के 5 मेट्रो शहरों मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली में सैटेलाइट ऑफिस खोलने का प्रस्ताव रखा है, ताकि उद्योगों और निवेशकों को सीधे राज्य नीति से जोड़ा जा सके और यूपी को निवेश का प्रमुख गंतव्य बनाया जा सके। राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर से नए मार्केटिंग सत्र 2025-26 के लिए धान की खरीद का लक्ष्य 60 मीट्रिक टन निर्धारित किया है। निजी अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात बच्चों को पहले 24 घंटे में जन्म खुराक टीके बीसीजी, ओपीवी 0 और हेपेटाइटिस बी सुनिश्चित कराने के लिए यूपी के स्वास्थ्य विभाग ने नई पहल शुरू की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों को बंद करने की घोषणा करते हुए कहा कि इनसे प्राप्त पैसे आतंकवाद और धर्मांतरणों में लगते हैं। दिवाली से पहले लगभग 14.82 लाख सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा प्रति कर्मचारी लगभग 6,908 रुपए तक का बोनस घोषित किया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने युवतियों को लाइव इन रिलेशनशिप से दूर रहने की सलाह दी है और इसे सामाजिक चुनौतियों से जोड़ा है। दिवाली के मौके पर अयोध्या में 2.6 मिलियन से अधिक दिए जलाए गए और लेजर फायरवर्क शो के साथ एक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, जो राज्य में त्योहारी रंग को दर्शाता है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक वार्ता में प्रगति। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जर्मनी में भारत यूएई मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों में भी सकारात्मक प्रगति हो रही है। संयुक्त राष्ट्र दिवस पर विशेष आयोजन। आज 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर विभिन्न आयोजनों का आयोजन किया गया, जिसमें वैश्विक शांति और सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए गए। भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी। आईएमडी ने दक्षिण और पूर्वी भारत में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की है। उत्तर भारत में तापमान में गिरावट की संभावना जताई गई है। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की आगामी मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 30 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। ये बैठक वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। भारत ने रूस से तेल खरीद में कमी। व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अनुरोध पर रूस से तेल खरीद में कमी की है। हालांकि भारत ने इस दावे का खंडन किया है और अपने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को प्राथमिकता दी है। रूस ने यूक्रेन में ड्रोन हमले किए। रूस ने यूक्रेन के एक अपार्टमेंट भवन पर ड्रोन हमले किए, जिससे स्थानीय नागरिकों में दहशत फैल गई। धान खरीद के लिए 1,37,000 किसानों ने पंजीकरण कराया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए धान की खरीद प्रक्रिया शुरू की है। अब तक 1,37,000 किसानों ने पंजीकरण कराया है। सरकार ने 3,790 खरीद केंद्रों की स्थापना की है और किसानों को मिनिमम समर्थन मूल्य पर भुगतान 48 घंटे में किया जाएगा। सामान्य धान के लिए एमएसपी 2,369 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 2,389 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। कृषि यंत्रों पर 30% तक सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर 30% तक सब्सिडी देने की घोषणा की है। ये योजना किसानों को रोटावेटर, थ्रेशर जैसे यंत्रों की खरीद में सहायता प्रदान करेगी, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। रबी सीजन के लिए 92,000 मिनी किट्स का वितरण। रबी सीजन 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 92,000 मिनी किट्स का वितरण करेगी। इन किट्स में नैनो यूरिया, बीज और अन्य कृषि सामग्री शामिल होगी, जिससे किसानों को उत्पादन में वृद्धि और लागत में कमी आएगी। कृषि ड्रोन पर 50% तक सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि ड्रोन की खरीद पर 50% तक सब्सिडी देने की घोषणा की है। यह योजना विशेष रूप से कृषि स्नातकों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए है, जिससे कीटनाशक छिड़काव, फसल मॉनिटरिंग और अन्य कृषि कार्यों में आधुनिकता आएगी। कृषि उपकरणों पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। किसान विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, जिससे उन्हें रोटावेटर, थ्रेशर जैसे उपकरणों पर सब्सिडी प्राप्त होगी। कासगंज में सांप्रदायिक हिंसा। कासगंज जिले में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़पें हुई, जिसमें पथराव और फायरिंग की घटनाएं घटित हुई। इस संघर्ष में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उमा भारती की चुनावी वापसी की संभावना। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने 2029 के लोकसभा चुनाव में झांसी से चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश भाजपा में इस बयान को आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रयागराज मेट्रो नैप परियोजना की प्रगति। प्रयागराज में प्रस्तावित मेट्रो लाइट परियोजना के तहत 44 किलोमीटर लंबी 2 मेट्रो लाइनों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कुल 39 स्टेशन होंगे। ये परियोजना शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। धान खरीद के लिए 1,37,000 किसानों ने पंजीकरण कराया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए धान की खरीद प्रक्रिया शुरू की है। अब तक 1,37,000 किसानों ने पंजीकरण कराया है। सरकार ने 3,790 खरीद केंद्रों की स्थापना की है और किसानों को मिनिमम समर्थन मूल्य पर भुगतान 48 घंटे में किया जाएगा। सामान्य धान के लिए एमएसपी 2,369 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 2,389 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
प्राइवेट अस्पतालों में जन्मे बच्चों को मुफ्त टीकाकरण की सुविधा। उत्तर प्रदेश के संभल और झांसी जिलों में एक नई पहल शुरू की गई है, जिसके तहत प्राइवेट अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों को जन्म के पहले दिन मुफ्त टीकाकरण की सुविधा प्रदान की जा रही है। यह पहल बच्चों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। स्कूलों में दिवाली की छुट्टियां बढ़ाई गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों में दिवाली की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। अब स्कूल 24 अक्टूबर तक बंद रहेंगे, जिससे छात्रों को त्योहार का आनंद लेने का अधिक समय मिलेगा। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे में निवेश बढ़ा। उत्तर प्रदेश के रक्षा औद्योगिक गलियारे में अब तक 28,021 करोड़ का निवेश किया जा चुका है। इस परियोजना के तहत 6 प्रमुख शहरों में रक्षा उपकरणों का निर्माण किया जाएगा, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का विस्तार। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के विस्तार के तहत नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे बुंदेलखंड क्षेत्र में पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राज्य में इस साल सेरेब्रल जलन यानी स्टबल मॉर्निंग के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। 30 सितंबर से 1 से 22 अक्टूबर के बीच यूपी में 660 मामले दर्ज हुए, जो पंजाब से अधिक हैं। राज्य कर्मियों व पेंशन भोगियों के लिए डीए यानी डियरनेस अलाउंस में 3% की वृद्धि की गई। डीए 55% से बढ़कर 58% हुआ। लागू तिथि 1 जुलाई 2025। बैंक अधिकारी संगठन ने 21 अक्टूबर 2025 को प्रदेश में बैंक अवकाश घोषित करने का आग्रह किया है, दिवाली के बाद आने वाले दिन को कर्मचारी शुभ दिन मानते हुए। सीएम योगी ने हलाल सर्टिफिकेशन को सनातन धर्म पर सबसे बड़ा हमला बताते हुए कहा कि यूपी में हलाल टैग वाले उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित होगी। महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति 5.0 के तहत यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड ने 1 लाख से अधिक निरीक्षण किए। 9.77 लाख लोगों को चेक किया गया। थारू जनजाति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 371 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एसएचजी स्थापित किए गए हैं और थारू हैंडक्राफ्ट कंपनी शुरू की गई है। राज्य सरकार ने दिवाली बोनस घोषित किया। लगभग 14.82 लाख गाल सरकारी कर्मचारियों को प्रति व्यक्ति 6,908 रुपए तक का बोनस मिलेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महिला विद्यार्थियों से लाइव इन संबंधों से दूर रहने की अपील की और कहा कि उन्हें सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी व्यक्ति को मेरठ में एक छात्र नेता के सामने घुटने टेकने और क्षमा याचना करने के लिए मजबूर किया गया। मामले में पुलिस चुप रही। राजनीतिक निंदा शुरू हो गई है। प्रदेश में सरकारी शिक्षक भर्ती टीजीटी, पीजीटी व यूपीटीटी की परीक्षा तिथियां दोबारा घोषित की गई हैं। टीजीटी, पीजीटी परीक्षा शेड्यूल परिवर्तन में आया। राज्य में पुलिस विभाग ने महिलाओं सुरक्षा, आर्थिक अपराध और साइबर यूनिट्स पर विशेष ध्यान दिया है। कई अभियान जारी हैं। प्रदेश में बैंकिंग कर्मचारियों की मांग बढ़ी है कि दिवाली के बाद 21 अक्टूबर को बैंक अवकाश हो। सामाजिक व श्रमिक दृष्टि से तर्क दिया गया है। कृषि, प्रदूषण व वातावरण की चुनौती बनी हुई है। उपरोक्त जलन के मामलों ने वायु गुणवत्ता प्रभावित की है, खासकर एनसीआर क्षेत्र में। राज्य में जनजातीय समुदायों व पिछड़े वर्गों को आर्थिक व सामाजिक मोर्चों पर बढ़ावा देने की योजनाएं बढ़ी हैं। थारू उदाहरण बना। कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए आर्थिक राहत पैकेज बढ़ाए गए हैं। बोनस व डीए वृद्धि के माध्यम से। देखें बिंदु 3 व 8। महिलाओं सशक्तिकरण व सुरक्षा प्रचार के कार्यक्रम के तहत चाय विलेज वार चौपालियां आयोजित की गई। लाखों महिलाओं ने भाग लिया। यूपी सरकार ने हाल में हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर सामाजिक राजनीतिक बहस छिड़ी है, जिसमें धार्मिक उत्पाद प्रमाण पत्रों पर सवाल उठाए गए हैं। प्रदेश में पुलिस भर्ती, बजट वृद्धि व शहीदों के परिवारों को सहायता राशि में वृद्धि की गई है। कानून व्यवस्था पर फोकस। राज्य सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों के लिए बोनस और दीर्घकालीन वित्तीय घोषणाएं की हैं, ताकि त्योहारी मौसम में उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। शिक्षण भर्ती परीक्षाओं की शेड्यूलिंग व परीक्षा प्रक्रिया में स्थिरता लाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं, जिससे लाखों अभ्यर्थियों की स्थिति प्रभावित हुई है। यूपी में आयोजित सामाजिक आर्थिक योजनाओं के माध्यम से पिछड़े और आदिवासी वर्गों तक सरकार पहुंच बढ़ा ली है। थारू योजना इसका प्रमाण है। सियासी व सामाजिक मोर्चों पर उक्त घोषणाओं के बीच राज्य में धार्मिक संबंधित बहसें तेज हुई हैं, विशेष रूप से हलाल उत्पाद और धर्म संदर्भित बयान। वायु प्रदूषण व कृषि जलन के बीच तालमेल स्थापित करने की चुनौती बनी हुई है। राज्य कॉम्प्लेक्स वातावरण में है। पुलिस सुरक्षा, महिलाओं सशक्तिकरण और सामाजिक कानूनी निर्देशों में कई नए प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। सरकार सक्रिय नजर आ रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनावी रण सज चुका है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही जनता को लुभाने में जुट गए हैं। नीतीश कुमार लगातार 20 साल से बिहार की राजनीति के सरताज बने हुए हैं और महिलाओं के वोट बैंक को साधने के लिए कई योजनाएं चला चुके हैं, जैसे साइकिल योजना, जीविका दीदी योजना और शराबबंदी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने अंडों को पौष्टिक भोजन बताने पर सवाल उठाते हुए कहा कि गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतर है। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है, ताकि लोगों को शुद्ध मिले। कोलकाता से श्रीनगर जा रहे इंडिगो एयरलाइंस के विमान में फ्यूल लीकेज की जानकारी मिलते ही हलकम मच गया। क्रू ने वाराणसी एयरपोर्ट पे इमरजेंसी लैंडिंग कराई। यात्रियों में डर का माहौल बन गया, लेकिन सभी सुरक्षित रहे। भारतीय क्रिकेट टीम में सरफराज खान को चयनित न किए जाने का मामला अब सियासी रंग ले रहा है। अब अजमी ने कहा कि खिलाड़ी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। दिवाली के बाद उत्तर भारत में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक हो गया है। दिल्ली के साथ साथ आगरा, जयपुर और अजमेर में भी AQI 600 के पार चला गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी है। बिहार में चुनावी नामांकन रद्द होने का सिलसिला जारी है। आरजेडी की प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हुआ, जिसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगी। अब तक 3 उम्मीदवारों के नामांकन खारिज हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रियों के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है। यह सुविधा GMVN द्वारा चलाई जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को यात्रा में सुविधा हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक इस्लाम को देश के लिए बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन पर प्रतिबंध की घोषणा करते हुए कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।